खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के समय नजदीक आ रहे हैं। इसको लेकर आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक पार्टी मुख्यालय पर शाम 7 बजे होगी। वहीं इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बता दें, यूपी समेत सभी बचे हुए राज्य में लोकसभा उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर इस पर अंतिम मोहर भी लग जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शाम 6 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे, जहां यूपी की 25 सीटों पर भी आज अंतिम फैसला हो जाएगा। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ दिनेश सिंह, जो कि राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, वो जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, यहाँ पर बीजेपी जो है लगातार अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करती जा रही है और 25 सीटों पर आज अंतिम फैसला भी होने जा रहा है। क्या लगता है इस बैठक में किन किन नेताओं के नामों पर मुहर लगती हुई नजर आएगी? नमस्कार वैशाली जी। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अभी तक जैसे कि 291 जो है उम्मीदवारों का ऐलान भाजपा कर चुकी है अपनी 4 लिस्टों में। जैसे पहली लिस्ट होती है उसमें 195 नाम का ऐलान किया, दूसरी में 72 कैंडिडेट्स का, और तीसरी उसका 9 मई को 9 का, और उसका 15 कैंडिडेट्स की चौथी लिस्ट जो है वो आई थी ऐसे। तो देखिए, इस सभी में बीजेपी ने अभी तक महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली समेत करीब 291 नामों का ऐलान किया। और पहले लिस्ट में जैसे कि जो थे उनके अलावा जैसे जो आज जो जैसे कि मतलब जो इलेक्शन कमेटी की जो बैठक रहेगी, मतलब जो रहेगी, उसमें ये रहेगा कि ज्यादातर जो कैंडिडेट जो बचे हैं, ज्यादातर सीट जो बची है, मतलब ज्यादा देखिए मतलब कि सबसे पहले तवज्जो ये दी जाएगी कि जो 19 और जो उसका 26 अप्रैल जो है, मतलब पहले 2 चरण जो है उनके पहले डिसाइड होंगे। उसके बाद मेरे करीब करीब, क्योंकि अभी तक परंपरा रही है वैशाली जी, करीब करीब मतलब 3 बैठक होती है, मतलब केंद्रीय चुनाव समिति भाजपा की जो है, मतलब जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तो अमूमन एक तरह से परंपरागत तरीके से मतलब 3 बैठक होती है। 3 बैठक में करीब करीब सब चीजें तय हो जाती है। अब इस बार कोई चौथी बैठक हो तो अलग बात है, लेकिन अभी तक के हिसाब से देखा जाए कि 2 बैठक पहले हो चुकी है। तो आज की बैठक की उम्मीद ही की जा रही है कि करीब करीब जो इससे बचे हुए जितने जो नाम है, उन सभी का नाम जो है वो फाइनल कर दिया जाएगा, उसमें मोहर लग जाएगी जी। उसके बाद में देखिए उनको जैसे कब मतलब उसको ये कि ऐलान कब करना है, उनका डिक्लेयर कब करना है, अलग अलग लिस्टों में, जैसे कि 4 लिस्ट में अलग अलग तरीके से 9 में और किसी में कुछ उस तरह किया गया। तो उस तरह की चीजें वो देखने की आगे की होंगी कि आगे जैसे अलग अलग तरीके से होता है, मतलब छोटी छोटी लिस्ट में करें, एक मुश्त कर दें सारी सब चीजें, तो वो देखने की सब चीजें हैं। तो देखने मतलब कि अभी सब जैसे आपने बताया कि जैसे यूपी है, तो यूपी की जैसे 25 सीट है, योगी 7 बजे की जैसे कि मीटिंग शेड्यूल्ड है, तो 7 बजे से पहले 6 बजे योगी जी पहुंच जाएंगे। अन्य जैसे कि संगठन मंत्री वगैरह वो सब रहेंगे, और अन्य जो मेन लीडर्स हैं तो सब बैठ के डिसाइड कर लेंगे। और जैसे कि जो मतलब जैसे कि पहले दूसरे चरण की मैंने बताया कि पहले वरीयता में जैसे मतलब उनकी रहेगी चेन डिस्कशन की, और उसमें देर रात तक चले, जब तक भी चले। लेकिन ये तय है कि करीब करीब जितने जो बचे हैं 291 से आगे, जैसे कि मतलब जितनी जो सीट हैं, उन सब पे आज जैसे कि पहले से फाइनल नाम सारे आई चुके हैं। उनके पास 2-3 जो ये मतलब हर सीट के हिसाब से जो नाम होंगे, उसके बाद जैसे जो डिसाइड करके एक नाम पे जो मोहर लगने का कार्य है, वो आज ये मान के चले कि फाइनल हो जाएगा। सबकी भी किसकी किस्मत खुलेगी और किसका जो है पिटारा बंद होगा, तो वो सब चीजें करके और बाकी डिसाइड अलग अलग करके और अलग डिक्लेयर उसको करते रहेंगे। जी बिल्कुल। दिनेश जी, जैसे यहाँ पर बीजेपी जिन नेताओं के नाम घोषित कर रही है, तो क्या ये सर्वे के आधार पर, या फिर ये मान ले कि यहाँ पर जो बड़े नेता है उनका हस्तक्षेप भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी दिनेश जी, आवाज चली गई थी, दोबारा एक बार बोले। दिनेश जी, मैं ये सवाल कर रही हूँ कि यहाँ पर बीजेपी जिन नेताओं के नाम घोषित करने वाली है, उन नेताओं पर सर्वे के आधार पर उनके नाम आएंगे सामने, या फिर कोई बड़े नेताओं के यहाँ पर हस्तक्षेप के मामले भी सामने आएंगे? देखिए, बड़े नेताओं के हस्तक्षेप की जो है वो जगह थोड़ी कम है अभी के डेट में वैशाली, क्योंकि मैं ये कि मोदी सरकार ने कि अलग अलग तरीके से पूरे मतलब कई पैरामीटर्स हैं, उन पे खड़े उतरना होता है। जैसे कि पहले से जेपी नड्डा जी ने पहले भी इस बारे में बताया था मेरे ख्याल से। तो नीचे देखिए ग्रास रूट लेवल तक के जो कार्यकर्ता जैसे मंडल स्तर पे लेकर के जो है, तो उनसे एक जो है नाम मतलब जो है उनसे चर्चा करके, दूसरा प्रदेश तक जैसे हो गया, जिले तक हो गया, तो उन सबसे करके बाकी अलग अलग चरणों में उनकी मतलब योग्यता के हिसाब से, योग्यता का मतलब हो गया कि उनके पैरामीटर्स क्या है, जनता में कितना काम किया, जनता कितना टच किया, जनता में कितने लोकप्रिय हैं, और जनता में कितना उनका नाम है, और कितने जैसे अगर वर्तमान सांसद रहे हैं तो उन्होंने कितना कार्य किया, उसके आधार पर कि जैसे कि उन्होंने काम किया तो उसमें नंबर दिए जाएंगे, मतलब 65% सफल रहे या 95% सफल रहे, तो उसी के उस पर अगर जैसे कि उसमें अगर 50% 60% से नीचे के जाते हैं, तो उतने उनके जो टिकट मिलने की जो है वो अवसर उनको मतलब जो है वो कम होता है। तो उसी प्रकार देखिए कि सभी चरणों में जैसे एक तरह से पूरे तरीके जो भी जैसे अभी जो 7 चरण है, उन सभी के कैंडिडेट्स का जिनका दिया गया और उनका भी, और उसके अलावा जैसे अभी पैरामीटर एक ही रहेगा, ये पूरे तरीके से नीचे तक का जो सर्वे लेकर के कितनी उनकी योग्यता और कितनी क्या चीजें हैं, उसी के आधार पर किया जाए। किसी नेता के अड़ने पे या किसी नेता के दबाव के कारण जो है वो देने वाले नहीं है लोगों से,
क्योंकि अभी सीधी सी बात ये रहेगी जिताऊ कैंडिडेट कौन है, क्योंकि जनता के बीच में देखिए किसी दबाव देने से कोई मतलब वरिष्ठ नेता कोई है, अगर वो दबाव देगा तो उसके कहने में देखिए जनता वोट नहीं करेगी। तो उस प्रकार से वही चीजें रहेंगी कि क्षेत्रीय और प्रदेश स्तर के जो नेता होंगे और राष्ट्रीय नेता होंगे वो किसको चाहते हैं उससे अलग करके उनके साथ में उनके गुड बुक्स में होना भी जरूरी है, उसके बाद जनता की गुड बुक्स में होना जरूरी है। सभी चीजों सभी पैरामीटर्स को मिला करके और टिकट देने का कार्य किया जाएगा जो आज दिखाई देगा उसे। जी दिनेश जी, जैसे कि यहाँ पर 25 जो सीटें हैं उन पर अंतिम मुहर लग सकती है, कई बड़े नाम भी यहाँ पर सामने आ सकते हैं, तो क्या यहाँ पर चौंकाने वाले नतीजे कुछ सामने आएंगे, कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं ऐसे सीटों को लेकर? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बोला। इसमें देखिए ऐसा है कि जैसे पहले की जो 2 लिस्ट है तो उसमें जैसे कुछ चीज, जैसे कि एक में साउथ की अगर बात करें हम लोगों से, तो तमिलनाडु सुंदरराजन जो थी वो गवर्नर थी, जबकि अभी तक मिला कि परंपरा रही कि कोई गवर्नर चुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन उनको टिकट दी गई। उसी प्रकार से नए कई चेहरे उनको सम्मिलित किया किसी न किसी आधार पर, जैसे कि मतलब बहुत मशहूर थे या जनता के बीच में उनकी मतलब अच्छी छवि थी, तो उसको लेकर के भी होता है। बड़े के चेहरे भी कुछ होते हैं जिनका जैसे कि लगता था कि ठीक है कुछ जनता के बीच कुछ अलग टाइप की बातें हों, लेकिन मतलब कि अपने तरीके से करके सारी पैरामीटर्स को देखते हुए और चौंकाने वाली मतलब कि जैसे पहले मुख्यमंत्री बना, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कोई नहीं आता था उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उसी प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, कोई नहीं आता था उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो उसी तरीके से चौंकाने वाले चेहरे 100% वो देख कहीं ना कहीं एक सरप्राइजिंग एलिमेंट जरूर नजर आएगा कि कोई ना कोई चेहरे कुछ ना कुछ ऐसा नजर आएंगे जरूर कि जिनका के पहले मतलब कुछ होता है राजनीति से अलग हटके भी चेहरे हों, तो उसमें उस तरीके से नजर आएंगे जिनका कि पहले उस तरीके से कोई चर्चा में नाम नहीं था, लेकिन हाँ लिस्ट में जो है उस तरह की चीजें 100% रहेगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जी दिनेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बता दें कि बीजेपी की जो है तीसरी बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित की जाएगी और इसी के साथ बची हुई 25 सीटें जो यूपी की हैं उन पर अंतिम मुहर लगती हुई नजर आएगी। और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि कुछ बड़े चौंकाने वाले नाम भी यहाँ पर सामने आएंगे। चलिए रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद ही सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। बिहार की बात करें तो वहां सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया महागठबंधन के घटक दलों में टकराहट थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को संबल देना भी शुरू कर दिया है। इस बीच ये चर्चा जोरों पर है कि लालू यादव इस बार चुनाव में अपनी बेटी मीसा भारती के साथ रोहिणी आचार्य दोनों को लोकसभा के चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट पर फिर चुनाव लड़ेंगी और सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी के चुनाव लड़ने के कयास से कई दिनों से भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब लालू परिवार के सूत्रों ने दोनों के चुनाव लड़ने की पुष्टि भी कर दी है। मीसा भारती पहले से राजनीति में सक्रिय हैं। आरजेडी की ओर से वे राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं। माना जा रहा है कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में नजर आएंगे। वहीं रोहिणी आचार्य छपरा सारण सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। बता दें कि रोहिणी आचार्य वही हैं जिन्होंने अपने पिता लालू यादव को बीते साल किडनी देकर उनकी जान बचाई थी। और आइए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एल द्विवेदी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। जी द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बिहार में जैसे परिवारवाद तेज होता दिख रहा है और यहाँ पर ताजा उदाहरण लालू यादव के लालू के परिवार से सामने आया, जहां पर उनकी बेटी जो मीसा भारती को चुनाव में उतारने की यहाँ पर लालू यादव ने तैयारी कर ली है। तो क्या लगता है, परिवारवाद को यहाँ पर बढ़ावा देना नहीं लग रहा है? जी निश्चित तौर पर जब हम देखते हैं तो लगातार परिवारवाद का आरोप लगातार कई राजनीतिक दल लगाते हैं, और लेकिन अगर इस प्रकार की सीट शेयरिंग हो रही है और आरजेडी अगर अपने ही परिवारों में सीट दे रही है तो ये भी परिवारवाद का ही उदाहरण होगा। क्योंकि देखना ये चाहिए कि जो कार्यकर्ता कई वर्षों से पार्टी के लिए मेहनत करता है, पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाता है, और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो देखने में ये मिलता है जो वरिष्ठ नेता होते हैं वे अपने पिता पुत्र को, भाई भतीजों को टिकट दे देते हैं और उनको उसके आधार पर लड़ाया जाता है। और अब उनका असमंजस की स्थिति होती है, चाहे वह जीते चाहे वह हारे, लेकिन वे पार्टी में बने रहते हैं। लेकिन ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि जो एक पार्टी का निष्ठावान और ऊर्जावान कार्यकर्ता होता है वह चुनाव का ही इंतजार करता है। वह सोचता है कि मैंने जब 5 साल 10 साल 15 साल पार्टी की सेवा की है तो आने वाले समय में मुझे चुनाव का टिकट मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष होते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, वे अपने परिवारवाद के अनुसार अपने परिवार में टिकट दे देते हैं, जिसमें बहुत ही जो आम कार्यकर्ता है उसको ठेस पहुंचती है। जी, तो यहाँ पर जी द्विवेदी, जैसे एक सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी जो है परिवारवाद के मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जा रही है और ऐसे में बीजेपी को यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर लालू यादव परिवारवाद को लेकर ही यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जैसे पूर्व में बताया कि जो एक पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वह संगठन में लगातार सेवा करते हैं, अपना कार्य देते हैं, अपना समय देते हैं, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा। लेकिन कहीं ना जब पास में चुनाव आते हैं तो देखने में अमूमन ये आता है कि राजनीतिक दल अपने परिवार में से ही किसी भाई भतीजे को टिकट देकर के उन सीटों पर से लड़ाया जाता है, जिससे वह सेफ सीट हो और कहीं ना कहीं उनका जो भाई है, भतीजा है, मामा है, चाचा है, वह कहीं ना कहीं राजनीतिक में एंट्री कर पाए, राजनीतिक में उसकी एंट्री हो पाए। तो ये बहुत ही एक अलग प्रकार की राजनीति है जो आमतौर पर अब देखने में मिल रही है। जी द्विवेदी जी, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दक्षिण दौरे पर थे, जहां से उन्होंने मंच से ही परिवारवाद को लेकर निशाना साधा था। उनका कहना था कि परिवारवाद बढ़ता जा रहा है, जिसको खत्म करना जरूरी है। जी क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर परिवारवाद जो है ये बहुत ही गलत राजनीतिक धारणा है, क्योंकि जो एक पार्टी होती है या जो एक संगठन दल होता है उसमें सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना चाहिए, और कैडर के बेस पे और किसने कितना काम किया है पार्टी के अंदर, उस आधार पर उसको टिकट नहीं तो उसको सर्वोच्च सम्मान देना चाहिए, चाहे वह किसी प्रकार का पद हो, दायित्व हो, चाहे वह संगठन में मोर्चा का प्रभारी हो या किसी भी प्रकार, तो उसको नवाजा जाना चाहिए। लेकिन अमूमन ये होता है कि जब पास चुनाव आते हैं तो सेफर सीट पे हमेशा पार्टी के जो राष्ट्रीय जो नेता होते हैं या जो प्रदेश के पदाधिकारी होते हैं वह अपने परिवार में से ही किसी व्यक्ति को वहां पर टिकट देते हैं और चुनाव लड़वाते हैं, जिससे उसका राजनीतिक कैरियर बन पाए। जी, तो यहाँ पर जो लालू यादव की बड़ी बेटी है मीसा भारती, वो तो पहले से ही यहाँ पर मैदान में थी, चुनाव में उतर चुकी थी। अब उनकी छोटी बेटी जो कि सिंगापुर से यहाँ पर चुनाव मैदान में अब उतरने की तैयारी में, माना जा रहा है कि रोहिणी आचार्य छपरा सारण सीट से चुनाव मैदान में उतर सकती है। तो क्या लगता है यहाँ पर लोकसभा चुनाव में लालू यादव को कितना यहाँ पर फायदा नजर आएगा? अपनी बेटियों को उन्होंने चुनाव में उतारने की कोशिश की है। मेरा वही कहना है, क्या जो सीटों से चुनाव लड़वाया जा रहा है, क्या इन सीटों पर कोई कर्मठ कार्यकर्ता या कोई राजनीति के और भी जो कार्यकर्ता थे वह क्या उपलब्ध नहीं थे? जी, उनको ऐसा क्यों पड़ा कि वे अपने परिवार में से ही लोगों को उस सीटों पर चुनाव लड़ाना पड़ा? ये तो बड़ी विडंबना है ना, क्योंकि वहां पर जो कार्यकर्ता है वे लगातार वहां कार्य कर रहे होंगे। लेकिन अब जिस प्रकार से अब घोषणा हो रही है या जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी बड़ी बेटी और छोटी बेटी, और बल्कि बताइए वह तो भारत से बाहर रहती है, तो वह स्थानीय मुद्दों को कैसे समझ पाएगी? स्थानीय राजनीति को समझने के लिए आपको यहाँ पर जुड़ना पड़ेगा। तो स्थिति सामान्य तौर पर अगर आप देखते हैं तो ये बड़ा ही अलग ही विषय हो जाता है, क्योंकि जो एक सांसद होता है वह अपने क्षेत्र का नेतृत्व करता है और लोकसभा में जाकर के जनहित के मुद्दों को उठाता है। लेकिन जब आप उस क्षेत्र से ही नहीं है, उस क्षेत्र में आप रहे नहीं, आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं पता, मूलभूत समस्याएं नहीं पता आपको, तो आप किस प्रकार से लोकसभा में अपने क्षेत्र का दायित्व कर पाएंगे, क्षेत्र का निर्वहन कर पाएंगे, क्षेत्र के मुद्दों को लोकसभा में किस प्रकार से उठा पाएंगे? ये बड़ी विडंबना है, इसमें तुरंत रोक लगना चाहिए और इस प्रकार का जो सीट शेयरिंग है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं उनको ही वहां पर टिकट देना चाहिए। जी बिल्कुल द्विवेदी जी, आपका ये कहना सही है कि जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनको ही मौका देना चाहिए, जो यहाँ के नहीं है वो मुद्दों को बिल्कुल समझ ही नहीं सकते। जी द्विवेदी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लालू यादव अपनी दोनों बेटियों को चुनावी मैदान में उतारने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, जो कि उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती पहले ही चुनाव मैदान में आ चुकी है। अब उनकी छोटी बेटी वो भी चुनाव मैदान में नजर आएंगे। अब लोकसभा चुनाव के समय यहाँ पर लालू यादव परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर परिवारवाद को लेकर तंज कसा था। अब देखते हैं ये लोकसभा चुनाव किस कर बैठेगा। आइए तीसरी खबर की ओर रुख करेंगे, जो खबर रायपुर से है, जहां पर रूठों को मनाने जा रही कांग्रेस मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सारी जनता इनसे रूठ चुकी है, घर घर जाकर सबको मनाना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए, इनकी नियत जनता ने निर्धारित की है। इसी के साथ कांग्रेस नेता सुरेंद्र डाउ ने सुरक्षा की मांग की है, और इसी के साथ मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि अगर इतनी बड़ी बात है तो जरूर उसकी समीक्षा होगी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इसी के साथ क्या कुछ कहा है। सारी जनता रूठ रखी है उनसे, तो इनको तो घर घर जाकर के सबको मनाना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए। पुराना कल्चर उनके इसका है, उस आधार पर तो उनकी नियति इस जनता ने कैसे निर्धारित कर दी है सबको स्पष्ट है। मसला विश्वसनीयता का है। पिछली बार भी विधानसभा में भी इनकी घोषणाएं भाजपा से अधिक थी, परंतु माताओं ने, बहनों ने नहीं माना उस विषय को। अब भी विषय ये है कि सरकार बन रही है क्या केंद्र में, विश्वसनीयता बड़ी बात है। मोदी जी के जो काम हैं वो सबको स्पष्ट है भैया। देश
पहले कोई कंफ्यूजन हुआ करता था। आज इन 10 वर्षों के बाद, काम के बाद, तो सब कुछ स्पष्ट है सबको कि देश कैसा चाहिए है, कैसे ताकतवर देश बन सकता है, जनता को स्पष्ट है इस मामले। तो यहाँ पर रूठों को मनाने के लिए कांग्रेस नेता जो है अब घर घर जाएंगे और इसी पर आज डिप्टी सीएम का बड़ा बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि सारी जनता उनसे रूठ चुकी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर जो कि स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। जी संजय जी, यहाँ पर कांग्रेस जो है वो रूठों को मनाने जा रही है, तो ऐसे में अपने लिए सुरक्षा की जो मांग कुछ कांग्रेस नेता वो कर रहे हैं, क्या लगता है रूठों से उनको डर है या फिर जनता से उनको डर है? देखिए, जो सुरेंद्र दाऊ ने जो मांग की है, सुरेंद्र दाऊ का मामला एक तरह से है कि अभी जितने लोग कांग्रेस से नाराज है और वो कुछ बयान दे रहे हैं या जिनका भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ थोड़ा बहुत संपर्क है, उसमें से सुरेंद्र दाऊ है। और सुरेंद्र दाऊ का जो अलग अलग बयान आ रहा है उसको कांग्रेस के नुकसान पहुंच रहा है। उसको लेकर के सचिन पायलट की तरफ से भी बयान आया था कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है वो भी लगातार उनकी तरफ से उनको समझाइश की जा रही है या एक तरीके से कहा जाए नाराजगी व्यक्त की जा रही है। इस सब के मद्देनजर सुरेंद्र दाऊ ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, सुरक्षा देने की मांग की है। लेकिन जो रूठों को चुनाने के विषय है, दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान आया था कि जो भी रूठे हुए लोग हैं लोकसभा चुनाव में उनको मना दिया जाएगा और मना करके कांग्रेस पार्टी सब लोग सभी नेता एक साथ होकर के एकजुट होकर के चुनाव मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेंगे। इसी पर जब प्रतिक्रिया पूछी गई गृह मंत्री की, तो उन्होंने कहा कि वो केवल अपने जो कार्यकर्ता है और कोई नेता है केवल उनको न मनाए, वो उनको अगर मनाना है तो पूरे प्रदेश की जनता को मनाए, क्योंकि प्रदेश की जनता उनसे नाराज है, पूरे प्रदेश की जनता उनसे खफा है, पूरे प्रदेश की जनता उनके वादा खिलाफी से नाराज है। और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर कर दिया है। तो अगर कांग्रेस पार्टी वाकई जनता की हितैषी है तो उनको जमीन पे जाकर के उनको गांव-गांव में जाकर के पसीना बहाना चाहिए और रूठी हुई जनता को मनाना चाहिए, बजाय इसके कि अपने जो चार कार्यकर्ता है जो मीडिया में अपनी भड़ास निकाल रहे हैं या मीडिया में जी पूर्ववर्ती सरकार या जनता को जी संजय जी, जैसे कि यहाँ पर बीजेपी की मांग, समीक्षा की मांग यहाँ पर कर रही है, तो क्या लगता है बीजेपी की जो समीक्षा मांगी, किस प्रकार की समीक्षा कराना चाहती है बीजेपी? देखिए, ये समीक्षा दरअसल उनसे पूछा गया था कि क्या उन्होंने सुरक्षा की मांग की है तो सुरक्षा दी जाएगी क्या? तो जी संजय जी, गृह मंत्रालय देखेंगे कि वाकई उनको सुरक्षा की जरूरत है या नहीं है, और गृह विभाग की जो टीम है, पुलिस की जो टीम है, वो इसकी तस्दीक करेगी और जी संजय जी, गृह विभाग की तो उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है। जी संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर रूठों को मनाने के लिए कांग्रेस से लगातार आगे बढ़ रही है और डिप्टी शर्मा जो है, विजय शर्मा, उनका बयान भी सामने, जहां उन्होंने कहा कि सारी जनता उनसे रूठ चुकी है। चलिए रुक करेंगे अगली चौथी खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नेताओं के बीच में शामिल होने का क्रम इसी तरह से चलता रहा तो ऐन चुनाव के वक्त कुछ लोगों को छोड़कर पूरी कांग्रेस खाली हो जाएगी। ताजा घटनाक्रम रतलाम जिले का है, जहां आलोट विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज चावला ने शनिवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली है। रतलाम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजे इस्तीफे में उन्होंने पार्टी छोड़ने की वजह व्यक्तिगत कारण बताए। इसी तरह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद गुलाले ने भी रतलाम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले ली है। दोनों को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। तो आपको बता दें, यहां पर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में जो है नेताओं का जाने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बता दें, नेताओं के बीच बीजेपी में शामिल होने का क्रम अगर इसी तरह चलता रहा तो ये माना जा रहा है कि ऐन चुनाव के वक्त कुछ लोगों को छोड़कर पूरी कांग्रेस खाली होती हुई नजर आ जाएगी।
आप बता दें ताजा घटनाक्रम जो है वहां पर रतलाम जिले का सामने आया है मामला, जहां पर आलोट विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज चावला ने शनिवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली है। रतलाम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा और उन्होंने पार्टी छोड़ने की अपनी वजह को व्यक्तिगत कारण बताया है। आपको बता दें, इस तरह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद गुलालिया ने भी रतलाम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले ली है और दोनों को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनका वहां पर जोरदार स्वागत किया गया है। आइए ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ चेतन शर्मा हमारे संवाददाता रतलाम से जुड़ गए। जी चेतन, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक के बाद एक झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अब क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में इन वक्त कांग्रेस और झटके सहन कर पाएगी? जी मैं बता दूं, आज रतलाम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रतलाम में लोकसभा चुनाव के सिलसिले में रतलाम आए थे। यहाँ पर जो दिग्गज नेता कांग्रेस के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के उपस्थिति में। लेकिन मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 2024 के पहले ही कांग्रेस एक के बाद एक झटका कंटिन्यू चलता जा रहा है। इसमें कोई रोकथाम नहीं हो रही है, ये झटका कंटिन्यू चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में इन्होंने कांग्रेस नेता ने सदस्यता ग्रहण करी, जो आलोट के पूर्व विधायक रह चुके हैं, और प्रमोद गुलालिया जो रतलाम के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये किसी समय विधायक का चुनाव भी लड़े थे लेकिन हार चुके थे। लेकिन ये सिलसिला कंटिन्यू चलता जा रहा है। कांग्रेस एक के बाद एक अपना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। जी चेतन, यहाँ पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो पूर्व विधायक है मनोज चावला, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, इसके पीछे का कारण क्या रहा बीजेपी ज्वाइन करने का? जब उन्होंने जीतू पटवारी को इस्तीफा दिया और उन्होंने यह बताया कि उन्होंने कि पारिवारिक कारण के कारण, आर्थिक में मेरी पारिवारिक स्थिति के कारण में इस्तीफा दे रहा हूं, इसका कोई वजह नहीं बताई है, और उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। जी चेतन, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर बीजेपी को जो है जोरदार झटके, यहाँ पर माफ कीजिएगा, कांग्रेस को जोरदार झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के कई नेता एक के बाद एक बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी में जाते नजर आ रहे हैं, तो एन चुनाव के वक्त पर कांग्रेस खाली होती हुई नजर आएगी और बीजेपी को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हमारी 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।